हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिमन्यु ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर करेंगे फर्स्ट, और ये हमारा तीसरा वीडियो है। टोटल 6 वीडियो हैं। चैप्टर का नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। चलिए, 1-2 ये वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है। ओके, ये एज ऑफ रिवॉल्यूशंस नाम से वीडियो है हमारा। 1830 से 1848 के बीच में जो कुछ घटनाएं घटी वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए, एनसीईआरटी की बुक आपके पास होगी। इसका ये 3rd पार्ट शुरू हो रहा है, द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 से 1848 तक का। वो ये कहता है कि जो कंजर्वेटिव रिजाइम्स थे उन्होंने बहुत ट्राई किया कि वो अपनी पावर को इकट्ठा कर लें। लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म जो थे दोनों के दोनों came to be increasingly associated with the revolution in many regions of Europe। अब वो जो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म वाले लोग थे, कहते वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखने लग गए, उनको इस तरीके से देखे जाने लगा कि वो यूरोप में रिवोल्यूशंस करेंगे। कौन कौन सी कंट्रीज में? जैसे इटालियन और जर्मन स्टेट थे, वहाँ पर ही रिवोल्यूशन करेंगे। और ऑटोमन एम्पायर में भी रिवोल्यूशन हो सकती है, आयरलैंड में भी और पोलैंड में। तो ये सब के सब रिवोल्यूशन जो थे, ये लीडर कौन था? इनके लीडर कौन थे? इनके लीडर थे लिबरल नेशनलिस्ट्स। और किससे बिलोंग करते थे वो? जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास के थोड़े से उच्च वर्ग के लोग थे। ओके, तो जिनमें कौन कौन लोग शामिल थे? प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे, और जो कॉमर्शियल मिडिल क्लास थी उसके कुछ मेंबर्स थे। जो फर्स्ट टाइम जो आपकी क्रांति हुई, जो अपहीवल हुई, वो फ्रांस में जुलाई 1830 में हुई। बार्बन किंग जो था उसको पावर में रिस्टोर कर दिया गया। जिसको कर दिया गया था पावर में रिस्टोर कंजर्वेटिव रिएक्शंस के टाइम 1815 में नेपोलियन की डेथ के बाद जिस बार्बन एम्पायर को दोबारा राजा बना दिया गया था उसको हटा दिया गया 1830 में। किसने हटाया? लिबरल रिवोल्यूशनरीज ने। और जो हु इंस्टॉल्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुइस फिलिप एज इट्स हेड। उन्होंने क्या किया? जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी वो फिर ले आए और वहां पर हेड बनाया लुइस फिलिप को। ओके, अब ये वाली जो वर्डिंग है, ये क्वेश्चन है आपका एक। व्हेन फ्रांस स्नीजेस, कि फ्रांस को जब भी छींक आती है ना, मैटरनिच ने कही थी एक बार ये बात कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है। इसका मतलब समझ लीजिए कि 1815 से पहले नेपोलियनिक कोड जब लागू हुआ था तो नेपोलियन ने फ्रांस में थोड़े से सुधार वाले काम किए थे, तो वो फ्रांस से धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गए थे। तो अब भी ये कहाँ हुआ? सारे का सारा फ्रांस में हुआ। तो मैटरनिच ने कहा भी फ्रांस में जब भी छींक आती है तो सारे यूरोप को जुकाम हो जाता है। ओके, अब ये जुलाई की रिवॉल्यूशन है, ये चिंगारी के रूप में उठी उस क्रांति के। कहाँ से? ब्रुसेल से। और कहाँ पहुंच गई? बेल्जियम, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स। और वहां से यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड्स में भी पहुंच गई। ओके, यही जो 1830 वाली अपीवल थी। और इसका एक इवेंट डिस्क्राइब करते हैं। एन इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप वाज द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस के कारण ये ज्यादा मोबिलाइज हुआ नेशनलिस्ट की फीलिंग। ग्रीस जो था ना, वो कहते कभी ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था 15th सेंचुरी से। और जो ग्रोथ, रिवोल्यूशनरी ग्रोथ थी जो रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट की यूरोप में, उन्होंने इस स्ट्रगल को और ज्यादा स्पार्क दिया, चिंगारी दी, थोड़ा और ज्यादा फैलाया। किसके बीच में? उन ग्रीक्स के बीच में जिन्होंने 1821 में ये क्रांति शुरू की थी। नेशनलिस्ट जो थे ग्रीस के, उनको सपोर्ट मिली उन ग्रीक से, दूसरों ग्रीक से जो कि वनवास में रह रहे थे। और बहुत से वेस्ट यूरोपियन जो ऑलरेडी जिनको सिंपैथी थी फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर, क्योंकि ग्रीक कल्चर को उन्होंने खत्म कर दिया था
इसलिए सब लोग मिलके कहे हम ग्रीक कल्चर को फिर से जीवित करेंगे। पोइट्स और आर्टिस्ट ने भी बड़े जोर से ग्रीस की बातें उठाई और उन्होंने कहा कि वो झूला होता है ना छोटे बच्चे का, क्रेडल, उसको कहते हैं क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। उन्होंने पोइट्स और आर्टिस्ट ने कहा ग्रीस जो है वो एक पालना है, झूला है, मतलब सभ्यता बड़ी हुई है उसमें ग्रीस को देखते हुए। ओके, और उन्होंने ये बात कह के लोगों को अपने पीछे लगा लिया और सपोर्ट मांगी उनसे अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर। ओके, तो द इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन जो था इंग्लिश पोइट, उसने ऑर्गेनाइज किए फंड्स और बाद में वो युद्ध लड़ने के लिए चला गया। ओके, फंड्स लेके वहां वो मर भी गया 1824 में, और लड़ाई लड़ते हुए नहीं मरा, जो उसको फीवर हो गया था, फीवर से मरा वो। और फाइनली कहता है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई 1832 में और रिकॉग्नाइज्ड, जिस ट्रीटी के थ्रू क्या हुआ, ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज कर लिया गया। अब ये आपको याद रखना है, 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है। ओके, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ वॉज ग्रीस रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो ये सारे का सारा पैराग्राफ आपको लिखना पड़ेगा 5 नंबर के क्वेश्चन में। ओके, चलिए नेक्स्ट 3.1 पॉइंट आता है, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है, मतलब पेंटिंग के द्वारा, सॉन्ग्स के द्वारा रोमांटिक फीलिंग्स जगाना लोगों में। ओके, मतलब देशभक्ति की फीलिंग जगाना। ये कहता है द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन, कि आपने अपना एरिया बढ़ाने के लिए दूसरों पे कब्जा किया है उससे, या फिर वार्स के थ्रू ही नहीं आई डेवलपमेंट हुई नेशनल फीलिंग की। वो जो कहते हैं कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया इस आइडिया को बनाने में। ओके, नेशन वाले में आर्ट ने भी, पोइट्री ने भी, स्टोरीज ने भी, म्यूजिक है, उन्होंने भी हेल्प की इस आइडिया को एक्सप्रेस करने की और नेशनलिस्ट फीलिंग को शेप देने के लिए। अब कहते हैं रोमांटिसिज्म पे हम थोड़ा सा देखते हैं। ये क्या है, कल्चरल मूवमेंट है जिसने क्या किया, डेवलप किया पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। ओके, रोमांटिक आर्टिस्ट जो थे और जो पोइट्स थे, धीरे धीरे उन्होंने क्रिटिसाइज किया ग्लोरिफिकेशन ऑफ रिलीजन एंड साइंस। ओके, एंड फोकस्ड इंस्टेड ऑन इमोशंस। उस रीजन और साइंस को छोड़ के उन्होंने इमोशंस के ऊपर फोकस किया, इंस्टीट्यूशन के ऊपर फोकस किया और माइस्टिकल फीलिंग के ऊपर उन्होंने फोकस किया। और उनका जो एफर्ट था वो क्या था, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, कि हमारा सारा इकट्ठा एक हेरिटेज हो, कलेक्टिव हो, अ कॉमन कल्चर हो हमारे पास्ट का, और वो हमारे नेशन का बेस बने, देश बनाने का बेस बने, ये कलेक्टिव हेरिटेज एंड कॉमन कल्चरल पास्ट। अदर रोमांटिक्स सच एज जर्मन फिलोसफर जोनन गोटिफ्राइड हर्डर, क्या किया उन्होंने, क्लेम्ड दैट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। दासवोक मतलब कॉमन पीपल में ट्रू कल्चर जर्मन का हमें लेके आना है। कैसे लाएंगे, फोक सॉन्ग्स, जैसे हम हमारे इंडिया में गाते थे ना, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, ऐसे कहते फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री एंड फोक डांसेस। ओके, जो उनके ट्रू स्पिरिट दिखाए उनके नेशन की। ओके, उस चीज सबको पॉपुलराइज किया गया जो नेशन की स्पिरिट को दिखाए इनके थ्रू, फोक सॉन्ग्स, पोइट्री एंड डांसेस के थ्रू। तो कहता है कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वॉज एसेंशियल। अब कहता है ऐसे जो फोक सॉन्ग्स और फोक स्टोरीज और फोक पोइट्री वगैरह थी, वो कहता है हम नेशनल बिल्डिंग के लिए गांव में घूम के उनको कलेक्ट करेंगे और फिर उनको एक जगह इकट्ठा करके गाएंगे। द एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज, वो जो लोकल लैंग्वेज थी उनके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया और कलेक्शन किया गया लोकल फोकलोर को। ये कहता ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि हमने रिकवर करना है एंशिएंट नेशनल स्पिरिट को, ये इसलिए भी था
कि हमने कैरी करना है मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज को लार्ज ऑडियंस तक, जो मोस्टली इलिटरेट थे, तो उनको बोल बोल के सुनाएंगे तो वो समझ जाएंगे। दिस वॉज स्पेशली, ऐसा कहा था स्पेशली पोलैंड के केस में हुआ, जो वो जिसको पार्टीशन कर दिया गया था एंड ऑफ द 18th सेंचुरी में बाय द ग्रेट पावर्स रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। इन्होंने पोलैंड का पार्टीशन कर दिया था। तो इवन दाओ कहता पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, कहता इंडिपेंडेंट हो सकता है कि वो अभी ज्यादा देर तक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं रहा, नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव, फिर भी नेशनल फीलिंग्स जीवित रखी गई म्यूजिक एंड लैंग्वेजेस के थ्रू। ओके, कैरोल करपिंस्की कहते हैं एग्जाम्पल के रूप में, सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक। उसने सिर्फ जो सीरियल्स थे और म्यूजिक था उसके थ्रू ही उसने सेलिब्रेट किया अपने नेशनल स्ट्रगल को। टर्निंग फोक डांस लाइक द पोलनीज एंड, ये मेजूरका एंड पोलनीज ये पोलैंड के डांसेस हैं, ओके, इनटू नेशनल सिंबल्स। उसने नेशनल सिंबल मानना शुरू कर दिया उसको, ये जो डांसेस है उनको नाम लिया है इन्होंने। ओके, लैंग्वेज ने भी कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया नेशनलिस्ट फीलिंग, नेशनलिस्ट की विचारधारा को डेवलप करने में। कहते आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, रशिया का ऑक्यूपेशन जब हुआ, उसको कंट्रोल जब किया गया, पोलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड द रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। ये कहता रशियन लैंग्वेज, पोलैंड की बात करते कहते उसको वहां से हटा दिया गया और रशियन लैंग्वेज को वहां लगा दिया गया स्कूलों में। कहता है 1831 में जो हथियारों वाली क्रांति हुई थी अगेंस्ट रशियन रूल, ओके, जिसने क्या किया अल्टीमेटली उसको क्रश कर दिया गया उस क्रांति को जो रशियन रूल के अगेंस्ट हुई। ओके, उसके बाद मैनी मेंबर्स ऑफ क्लर्जी इन पोलैंड बिगन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन। अब कहते लैंग्वेज को एज ए वेपन देखे जाने लगा नेशनल रेसिस्टेंस के लिए, ओके, विरोध के लिए। तो पॉलिश यूज की जाने लगी चर्च में, चर्च के जो इकट्ठे लोग होते थे वहां पर, और रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो भी होती थी उसमें पॉलिश लैंग्वेज यूज करने लगे वो। तो रिजल्ट क्या हुआ, बहुत से जो प्राइस्ट थे एंड जो बिशप्स थे उनको जेल में डाल दिया गया या फिर साइबेरिया भेज दिया गया जेल में। ओके, किसके द्वारा, रशियन अथॉरिटीज के द्वारा, क्योंकि और एज पनिशमेंट भेजा गया था उनको वहां पर। क्यों, वो कहते थे उन्होंने रशियन लैंग्वेज को बोलने से, प्रीच कर, उसमें भाषण देने के लिए मना कर दिया था, तो इसलिए उनको एज पनिशमेंट यहां भेज दिया गया। द यूज ऑफ पॉलिश केम टू बी, अब कहते हैं पॉलिश इस लैंग्वेज का अगर यूज करोगे तो इसका मतलब आप एक स्ट्रगल कर रहे हो अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। ओके, कहता है उसके बाद क्या हुआ, वहां पे बहुत ज्यादा भूख बढ़ गई, तंगी आ गई लोगों में, और उसके बाद एक रिवोल्ट हुई। कहता 1830 का जो 30s के जो ईयर्स थे वो बहुत ही ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप के थे यूरोप में। फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी की बात करें अगर, तो इकोनॉमिक बहुत ज्यादा इनॉर्मस इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में ऑल ओवर यूरोप, और मोस्ट कंट्रीज का कहता है देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स लेने वाले ज्यादा थे, एम्प्लॉयमेंट कम थी। पॉपुलेशन जो थी रूरल एरिया से वो सिटीज में आ गई, और जो सिटीज जो थे वो बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड हो गए, और ओवर क्राउडेड होने की वजह से लोग स्लम्स में रहने लगे, झुग्गी झोपड़ियों में। स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे जो टाउन्स में, वो उन्होंने बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस किया, क्योंकि दूसरे देशों से सस्ती मशीन मेड थिंग्स आ गई थी इंग्लैंड से। ओके, और चूंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो काफी ज्यादा पहले हो गया था। और ये कहता है ये स्पेशली ऐसा कहाँ हुआ था, टेक्सटाइल प्रोडक्शन में। ओके, जिसके और विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप्स एंड वॉज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड। कहते हैं मशीनों में तो थोड़ा बहुत बनता था, लगभग घरों में बनता था। तो जब मशीन वाला इंग्लैंड वाला कपड़ा आ गया तो ये इस देश का खत्म हो गया। पोलैंड की बात कर रहे हैं, जहां पर यूरोप की बाकी कंट्रीज की बात कर रहे हैं। कहता है उन रीजन्स में
यूरोप के जहाँ पर जो अमीर लोग थे, जिनके पास जहाँ अमीर लोगों के पास पावर थी, किसान जो थे अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे और बर्डन में थे फ्यूडल ड्यूज और ऑब्लिगेशंस के। और कहता है द राइज ऑफ फूड प्राइसेस। अब यहाँ क्या हुआ, कहते बहुत ज़्यादा फूड के प्राइसेस राइज हो गए, क्योंकि जो फसल थी वो अच्छी नहीं हुई और बहुत ज़्यादा, यहाँ पॉपुलिज्म का मतलब है गरीबी, तो बहुत ज़्यादा शहरों में और गांव में गरीबी फैल गई इसकी वजह से। ओके, उसके बाद कहता है 1848 की बात करता है। ओके, एक ऐसा साल था, फूड की शॉर्टेज हो गई, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, और उससे क्या हुआ, पॉपुलेशन ऑफ पेरिस जो थी वो सड़कों पे आ गई, बैरिकेड्स तोड़ दिए उन्होंने, और लुइस फिलिप जो था वो भाग गया। एक नेशनल असेंबली बनाई उन्होंने, मतलब नेशनल असेंबली ने एक रिपब्लिक की घोषणा की और सब लोगों को जो 21 साल से ऊपर थे, अडल्ट मेल्स ओनली, उनको सफरेज राइट दे दिया, वोट डालने का अधिकार दे दिया और राइट टू वर्क दे दिया। नेशनल वर्कशॉप लगाए गए एम्प्लॉयमेंट देने के लिए लोगों को। वो कहता है इससे पहले 1845 में क्या हुआ था, जो वीवर्स थे साइलेसिया के, वो एक रिवोल्ट किया उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ, जो सप्लायर्स थे, जो उन्हें रॉ मटेरियल देते थे और उनको ऑर्डर देते थे फिनिश गुड्स के लिए, टेक्सटाइल्स का कपड़ा बनाने के लिए। परंतु कहते धीरे धीरे क्या हुआ, उनके प्राइस उन्होंने कम कर दिए, तो इन लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, ये जो वीवर्स थे साइलेसिया के। ओके, जर्नलिस्ट एक हैं वहां पे, एक जर्नलिस्ट थे जिसका नाम था वेल्म वॉल्फ, तो उन्होंने इस साइलेशियन विलेजेस के इवेंट को मतलब कैसे डिस्क्राइब किया है, इस तरीके से लिखा हुआ है। कहता है इन दीज विलेजेस, इतने 18,000 के करीब लोग रहते थे यहाँ पर। कॉटन वीविंग जो था वो मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन था लोगों का, लगभग कॉटन ही लोग वीविंग करते थे। माइजरी वर्कर्स की ऐसी हो गई थी बहुत ज़्यादा। ओके, और बहुत ज़्यादा नीड्स जो थी जॉब्स की वो बढ़ गई थी, और उसका एडवांटेज लेते हुए लोगों ने, कॉन्ट्रैक्टर्स ने उनके प्राइसेस रिड्यूस कर दिए गए थे, भी काम करने वाले ज़्यादा हैं, काम कम है। ओके, तो हुआ क्या, कहते 4 जून को 2 बजे, ओके, बहुत लार्ज क्राउड थी वीवर्स की, वो आई सामने अपने घरों से निकल के और पेरिस की सड़कों पर आ गई और अपने जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनसे डिमांड करने लगे हायर वेजेस की, और उनको बहुत ज़्यादा हार्शली ट्रीट किया गया एंड उनको धमकाया भी गया। उसके बाद क्या हुआ, अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स देयर वे इनटू द हाउस, वो धक्के से उनके घरों में घुस गए, जो अपना कॉन्ट्रैक्टर्स के घरों में, स्मैश्ड इट्स एलिगेंट विंडो पेन्स, उसकी जो विंडो पेन्स थी उसको तोड़ दिया, फर्नीचर तोड़ दिया और सब चीज़ें घर की उसकी तहस नहस कर दी, स्टोर हाउस की भी, और लूट लिया उसकी जो भी सप्लाई की हुई थी, कपड़ा वगैरह जो सामान सारे का सारा। ओके, और कॉन्ट्रैक्टर जो था वो भाग गया अपनी फैमिली के साथ एक नेबरिंग विलेज में, और हालांकि कहते हैं नेबरिंग विलेज वालों ने भी ऐसे गंदे आदमी को शेल्टर देने से मना कर दिया, और वो 24 घंटे बाद वापस आया और उस आर्मी के साथ आर्मी को लेके आया और चढ़ाई कर दी वहां उन लोगों के ऊपर आर्मी से, और इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वर शॉट, और वहां पर जो गोलियां वगैरह चली उसमें 11 वीवर्स की डेथ हो गई। द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848 की बात करता है। इसके साथ साथ कहता है द रिवोल्ट ऑफ द पुअर अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीपल, भूखे मरते हुए जो किसान थे और वर्कर्स थे, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में 1848 की बात कर रहा है। एक रिवोल्यूशन वहां पर भी हुई मिडिल एजुकेटेड क्लास के द्वारा, जो लीडर कौन थे, मिडिल एजुकेटेड क्लास के पीपल थे। इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848 का जो फ्रांस में हुआ था वो बहुत ज़्यादा एब्डिक्शन वाला था, और मोनार्क जो था उसको
और रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज की डिमांड होने लगी। इसको थोड़ा दोबारा समझ लीजिए। ये कहता है जो फरवरी वाले इवेंट हुए थे, फ्रांस ने उस मोनार्क को हटा दिया था और रिपब्लिक बनाया था। किस पे बेस्ड था वो? जो मेल सफरेज के ऊपर, यूनिवर्सल मेल सफरेज, 21 साल वाले जो मेल हैं वो वोट डालेंगे, उसकी घोषणा की गई मोनार्क को हटा के। और दूसरे पार्ट्स में यूरोप की बात करें अगर, तो जहाँ पे इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स अभी नहीं बने थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, यहाँ की बात करें अगर, तो कहता है मैन एंड वीमेन जो लिबरल मिडिल क्लासेस के थे वो इकट्ठे हुए अपनी डिमांड्स को लेकर, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहता है भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए विद नेशनल यूनिफिकेशन के लिए। इसके लिए सब लोग इकट्ठे हुए, मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स नेशनल यूनिफिकेशन, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना के करना है, ये कहा उन सब लोगों ने इकट्ठे होके। दे टुक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट, ये जो अपहीवल्स हो रही थी, क्रांतियां हो रही थी, उसका एडवांटेज लिया उन्होंने। किसके लिए? टू पुश देयर अपनी डिमांड्स को आगे रखने के लिए और एक क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट के लिए। और कहता है कि कैसा होगा स्टेट हमारा? पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पे आधारित होगा, जहां एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस होगी एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होगी। ऐसा हम कंट्री बनाएंगे। चलिए, अब कहता है जर्मन रीजन्स की बात करेगा तो एक लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो वहां पर उसके जो मेंबर्स थे मिडिल क्लास के, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन एंड जो थोड़े से प्रॉस्पेरस आर्टिसंस थे, वो इकट्ठे हुए सारे के सारे फ्रैंकफर्ट में। और उन्होंने डिसाइड किया कि हम वोट डालेंगे एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए। तो कहते हैं 18 मई 1848 को 831 इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव एक मार्च करते हुए एक फेस्टिवल के रूप में उन्होंने मार्च किया टू टेक देयर प्लेसेस, अपने जगह देने के लिए। कहां पर? फ्रैंकफर्ट नाम के पार्लियामेंट में, जो बनाया गया था इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। ओके, और वहां उन्होंने ड्राफ्ट किया एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय, कौन होगा? मोनार्की। ओके, सब्जेक्ट टू ए मोनार्क भी होगा और पार्लियामेंट भी होगी। व्हेन द deputies offered the crown on these terms to Frederick Wilhelm IV, किंग ऑफ पर्शिया। तो जो वो डिप्टी जनरल्स थे उन्होंने फ्रेडरिक वेलमन IV को, जो किंग्स ऑफ पर्शिया के थे, उनको हेड बना दिया। उसने रिजेक्ट कर दिया और वो कहता है कि क्या किया उसने? ज्वाइन अदर, उसने दूसरे मोनार्क्स को ज्वाइन कर लिया। ओके, किस लिए? टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। वो कहता है मैं इलेक्टेड असेंबली, बाकी मोनार्क भी नहीं चाहते, मैं भी नहीं चाहता। तो वाइल वो जो अपोजिशन कर रहा था ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रोंगर। अब कहता है अपोजिशन करने से एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री स्ट्रोंगर होती है, सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट है वो उखाड़ के फेंक दिया जाता है। ओके, तो द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेस। पार्लियामेंट जो है उसमें मिडिल क्लासेस ज्यादा है, उनका दबदबा रहता है वहां पर, और जो विरोध करते हैं डिमांड्स ऑफ वर्कर्स का, ओके, एंड आर्टिसंस का, एंड कॉन्स्टिट्यूएंटली। और होता क्या है वहां पर, जो वर्कर्स और आर्टिसंस सपोर्ट उनका मतलब डिमांड वहां पर रखी नहीं जाती, तो ये लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं धीरे धीरे। ओके, उनकी सपोर्ट, ये लोग सपोर्ट देना बंद कर देते हैं। और एंड में क्या होता है? ट्रूप्स वर कॉल्ड, आर्मी बुलाई गई, एंड असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड, और असेंबली को डिसबैंड कर दिया गया। ये जो इश्यू था ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वीमेन वाज ए कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। इस लिबरल मूवमेंट में, पूरे लिबरल मूवमेंट में वीमेन को वोटिंग राइट देना अभी भी कंट्रोवर्शियल बना रहा। जो लार्ज नंबर ऑफ वीमेन यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए आई थी, ओके, और वो जो पार्टिसिपेट कर रही थी इस बार, वो जो एक्टिविटीज थी उनमें, कहता वीमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन। उन सब वीमेन ने, उन्होंने कहा भी यहाँ तो हमें कुछ नहीं मिलना, ना ही देंगे, उन्होंने अपनी एसोसिएशन बना ली। ओके, और फाउंडेड उन्होंने न्यूज़पेपर एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। और जो धरने दिए जाते थे, जो मीटिंग होती थी, उनमें भी पार्ट लेना शुरू कर दिया उन्होंने।
इसके बाद भी दे वर डिनाइड सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली का इलेक्शन हुआ था जो फ्रैंकफर्ट में, वहां भी उनको डिनाई कर दिया गया था ये वोटिंग राइट्स। जब कहते फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वो जो कन्वेंट हुई थी वहां पे सेंट पॉल चर्च में भी, तो भी विमेन, आप उसमें बुक में फोटो उसमें देखेंगे, विमेन जो है वो आई तो थी लेकिन वो केवल विजिटर्स गैलरी में बैठी थी, सिर्फ देखने के लिए भी क्या हो रहा है, उनको राइट नहीं था वहां पर बोलने का। चलिए ये था हमारा नेक्स्ट लास्ट वाला स्लाइड है। कहता है हालांकि कंजर्वेटिव फोर्सेज जो थी वो एबल हुई सप्रेस करने के लिए लिबरल मूवमेंट को, फ्रैंकफर्ट वाला जो हुआ था इन 1848, पर कहते हैं दे कुड नॉट रिस्टोर, अब और पुराना ऑर्डर नहीं आ पाया, लेकिन ओके मोनार्क्स जो थे वो बिगिनिंग दे हैव स्टार्टेड टू रियलाइज दैट वो जो साइकिल ऑफ रिवोल्यूशन है, बार बार रिवोल्यूशन होती है बार बार, और हम रिप्रेस करते हैं, उसको दबाते हैं। अब इसको एंड कैसे करते हैं कि हम कंसेशन दे दें, ग्रांट दे दें, कंसेशन दे दें इनको लिबरल नेशनलिस्ट को, ओके। और फिर क्या होगा, इस प्रकार क्या हुआ, जो 1848 के ईयर के बाद थे जो, वहां पर ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज आ गई सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में। और क्या हुआ, चेंजेस जो ऑलरेडी हो चुके थे वेस्टर्न यूरोप में, वो चेंजेस वो जो हुए थे 1815 के पहले, वो फिर से यहाँ पर, मतलब नेपोलियन की डेथ से पहले नेपोलियन ने जो किए थे वो चेंजेस दोबारा से वो ले आए। दस सेफडम एंड बॉन्डेड लेबर वाला जो कानून था वो सब खत्म कर दिया गया, हब्सबर्ग में भी और रशिया में भी। और ये कहते हैं कि जो हब्सबर्ग के रूलर थे उन्होंने बहुत ज्यादा दे दिया और बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी दे दी, किसको, जो हंगेरियन लोग थे उनको 1867 में। चलिए, दिस वॉज द एंड ऑफ द थर्ड वीडियो। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।